हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो भाई आज हम लोग लेके आ चुके हैं यहाँ पे जो हम लोग क्या बात कर रहे थे बार्क के बारे में। ठीक है भाई, समझ रहे हो जो कि हमारा क्या है मिशन है, जो कि हमारा बार्क का है। तो भाई इसको हम लोग पूरा करने के लिए जो हमारा बार्क का मिशन है, इसके लिए हम लोग फिटर MCQ, ठीक है, फिटर की जो है MCQ क्लास हम लोग चला रहे हैं। आज जो है हमारी ये तीसरी क्लास है, क्लास नंबर 3 है, जो कि हम लोग आज यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। और हाँ, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं भाई, जो भी क्वेश्चन लेके आ रहे हैं भाई वो टॉपिक वाइज लेके आ रहे हैं। कैसे टॉपिक वाइज? जैसे आज हम लोग रूल के कुछ क्वेश्चन, कैलिपर और डिवाइडर के भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा हमने आज से थ्योरी का भी बैच स्टार्ट किया है, जिसपे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। आज हमने जो है आग और क्या था कि सुरक्षात्मक संकेत के बारे में हमने बात किया था, वो भी टॉपिक वाइज है ना। जैसे आग से जो हमारे पास क्वेश्चन है, जैसे हमने पहले वाले जो हमारा पहला MCQ हुआ था उसमें हमने किया था आग, है ना, आग से रिलेटेड और सिंबल से। तो हम लोग टॉपिक वाइज थ्योरी भी लेके आ रहे हैं। तो जो लोग थ्योरी भी देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो लोग क्लास को देख रहे हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर पे जुड़ जाएंगे। और जिन्हें थ्योरी देखनी है, कोई भी क्लास देखनी है, तो आप एक बार चैनल के प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट वहाँ पे चेक कर लीजिए, फिटर थ्योरी है ना, बार्क फिटर थ्योरी 2023 के नाम से मिल जाएगा। इसका जो है बार्क MCQ 2023 के नाम से मिल जाएगा, बार्क मैथ 2023 के नाम से आपको मिल जाएगा। ये 3 क्लासेस हैं जो हमारे चैनल पे चलती हैं, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और बराबर कर सकते हैं। जिन्हें PDF चाहिए तो भाई PDF के लिए आपको WhatsApp ग्रुप दे दिया गया है, ठीक है। PDF के लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, PDF के लिए आप WhatsApp पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिख दिया जा रहा है, ठीक है, या तो आप क्या करिए, लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको यहाँ से लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा, ठीक है भाई। व्हाट्सएप ग्रुप पे वहाँ पे आपको PDF क्लास के बाद वहाँ पे मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, सभी लोग आंसर देंगे भाई, ठीक है। इंजीनियरिंग इस्पाती रूल का अल्पतमांक क्या होता है? इस्पाती रूल मतलब इस्पात से बनी हुई जो रूल होती है। देखो यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं? एक होती है हमारे पास स्केल, एक होती है हमारे पास रूल, ठीक है। स्केल जो होती है ये कहाँ पे यूज़ की जाती है भाई? ड्राइंग पे, है ना, ड्राइंग पे यूज़ की जाती है, यानी जहाँ पे हमें क्या बनाना होता है, ड्राइंग या फिर चित्र बनाना होता है, वहाँ पे यूज़ की जाती है। ये कहाँ पे यूज़ की जाती है? ये जो है वर्कशॉप पे यूज़ की जाती है। कहाँ पे भाई? वर्कशॉप पे। तो ये कॉमन डिफरेंस आप समझ लीजिएगा कि भाई जो स्केल है वो हमारी ड्राइंग बनाने पे काम आती है, जो हमारे पास रूल है ना, वो काम आता है वर्कशॉप पे। समझ रहे हो? तो चलो बताओ, तो जो इस्पाती रूल का अल्पतमांक कितना होता है, जल्दी से बता दो। तो भाई अगर हम लोग रूल की बात करें, इस्पाती रूल का, अगर हम लोग यहाँ से अल्पतमांक बात करें, क्या अल्पतमांक, और क्या बात करें, अल्पतमांक के बाद हम लोग यहाँ से बात कर लेंगे इसके लंबाई के बारे में, ठीक है। हम लोग यहाँ से बात करते हैं अल्पतमांक, और क्या बात करते हैं, लंबाई, अल्पतमांक और लंबाई। तो भाई यहाँ से अल्पतमांक हमारे पास क्या होगा, इसका अल्पतमांक होता है 0.5 mm, ठीक है, और लंबाई होती है 150 mm से 300 mm, ठीक है। कितनी होती है भाई? इसकी लंबाई जो होती है वो होती है 150 mm से 300 mm। ये आप याद रखिएगा, आप यहाँ पे निशान लगा सकते हैं 0.5 mm, ठीक है। चलो तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं, दूसरे नंबर क्वेश्चन पे हमारे पास क्या है, एक स्टील रूल के बारे में कौन सा सही कथन है? बता दो भाई कौन सा सही कथन है। यहाँ पे चिन्हित करने का उपकरण है क्या? नहीं भाई, चिन्हित करने का उपकरण तो नहीं है। यथार्थता उपकरण है? नहीं भाई। जांच करने का उपकरण है? नहीं भाई। सीधी रीडिंग मानक उपकरण है? तो ये यहाँ पे सही बैठ रहा है। क्या है? सीधी रीडिंग, है ना। रीडिंग 2 तरह से होती है, एक होती है हमारे पास प्रत्यक्ष, है ना, एक क्या होती है, प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। बात समझ रहे हो? तो प्रत्यक्ष में क्या होता है भाई, प्रत्यक्ष का मतलब होता है सीधी रीडिंग। क्या होती है? सीधी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि भाई डायरेक्ट रीडिंग, है ना। और इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट वाले आते हैं। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, जैसे हमने पहले डिवाइडर में लिया फिर स्केल में नापा,
तो डिवाइडर क्या हुआ, इनडायरेक्ट हुआ, अप्रत्यक्ष मापी टूल हुआ, ठीक है। लेकिन ये सीधी रीडिंग मापने वाला उपकरण है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष, है ना। स्टील रूल कैसा उपकरण होता है, प्रत्यक्ष, यानी ये डायरेक्ट माप लेता है ना। उस पर mm के खांचे बने होते हैं, आप सीधे से, आपको पिन नापना है कितने mm का है, आप स्केल उठाओगे, नाप लोगे सीधे से कि भाई इतने mm का है, सीधी बात हो गई, है ना। स्केल नहीं, रूल, है ना, रूल। हम लोग वर्कशॉप पे क्या यूज करते हैं, रूल। तो अप्रत्यक्ष कौन सा होगा, अब जैसे आपको कोई लंबा जॉब नापना है, आप उस पर डिवाइडर को ऐसे कर लो, उसके बाद स्केल पे रख के नाप लो, वो अप्रत्यक्ष टूल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही होगा इसके बारे में, तो सीधी रीडिंग मापन उपकरण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ गए भाई। चलो आगे तीसरे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्या है, रेखीय मापन के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ये अभी हमारे रूल के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो सभी लोग बताएंगे यहाँ पे कि भाई रेखीय मापन के उपकरण में रूप में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है रेखीय मापन में। यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे होगा स्टील रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या था, स्टील रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, स्टील रूल, ठीक है। सभी को आंसर का पता लग गया होगा भाई। आंसर क्या है कि मापन के रूप में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, रेखीय, कैसा, रैखिक मापन में किसका उपयोग किया जाता है। तो रैखिक मापन में क्या होगा भाई, स्टील रूल का, है ना। रेखीय मापन मतलब सीधे मापने के लिए, है ना। बाहरी कैलिपर का नहीं होगा, स्क्राइबर नहीं होगा, ठीक है। इसकी जगह पे क्या हो जाएगा भाई, ये सारी चीजें हो जाएंगी। बात समझ रहे हो। चलो आगे बात करते हैं। हमारे पास हो गया स्टील रूल के बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। रेखीय मापन में स्टील रूल, आगे की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं इंजीनियर्स, ठीक है। अगर हम लोग यहां से बात करते हैं इंजीनियर्स वाले में, ठीक है। इंजीनियर्स स्टील रूल में रीडिंग परिशुद्धता, तो भाई देखो स्टील रूल जो होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, उसकी परिशुद्धता हमारे पास 0.5 ही होती है, वो चाहे जो भी हो, ठीक है। स्टील रूल हमारे पास क्या होती है, 0.5 mm ही होती है, वो चाहे हमारे पास जो भी रूल हो, ठीक है। रूल, स्टील रूल क्या होती है, 0.5 mm ही हमारे पास होता है। बात समझ गए, ठीक है। इसके पास क्या हो जाएगा, परिशुद्धता 0.5 mm, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग तैयार करते जाइएगा, स्टील रूल से पूछे हुए क्वेश्चन है भाई। एक रैखिक मापन उपकरण, चलो बताओ भाई, यहाँ पे भी एक रैखिक मापन उपकरण बता दो, ठीक है। ये साइन बार है, ये स्पिरिट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे भी आप बता दो रैखीय मापन उपकरण क्या है। भाई स्टील रूल में ही चल रहे हैं भाई अभी, ठीक है। अभी हम लोग स्टील रूल पे ही चल रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है आपका से, एक रैखिक मापन उपकरण क्या होता है, बता दो। तो रैखिक मापन उपकरण भाई अभी हमने बात किया कि यार स्टील रूल होता है, इस्पात का फुट्टा जिसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना। स्टील रूल सीधे से बात करो क्या होता है, स्टील रूल, ठीक है। कोई दम नहीं थी क्वेश्चन पे। आगे बात करते हैं यहाँ से। एक स्केल जिसके दो आसांकन के बीच की दूरी उस आसांकन के मान के समानुपाती होती है, यानी कि दो आसांकन है तो ये क्या होती है, उस आसांकन के मान के समानुपाती है, तो वह स्केल क्या कहलाती है। यानी देखो सीधे से क्या है कि भाई समानुपाती मतलब क्या होता है, सीधा ही होगा, व्युत्क्रम होगा तो हम उल्टा ले सकते हैं ना। तो दो आसांकन यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए तो वो कौन सी स्केल कहलाएगी भाई, हमारी रेखीय स्केल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, रेखीय स्केल। क्योंकि क्या बात कर रहा है, समानुपाती, और वो भी सीधी रेखा में दो आसांकन के बीच के बारे में, ठीक है। तो क्या होगी यहाँ से भाई, यहाँ से होगा हमारे पास रेखीय स्केल। समझ रहे हो ना, क्या होगा, रेखीय स्केल होगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। रेखीय स्केल के बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, स्टील रूल किसका बनाया जाता है। चलो बताओ, इस जो हमारे पास स्टील रूल होता है भाई, ये किसका बनाया जाता है, चलो बताओ जल्दी से, किसका बनाया जाता है जो स्टील रूल होता है। देखो स्टील रूल जो हमारे पास होता है ये बनाया जाता है स्प्रिंग स्टील का या फिर स्टेनलेस स्टील का। किसका, स्टेनलेस स्टील का। बात समझ रहे हो, इनका बनाया जाता है, ये आपका सही होगा, स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील। हाई कार्बन स्टील का भी बनाया जाता है लेकिन वो हार्ड वाला, ठीक है। तो जनरली क्या बात होती है भाई, स्प्रिंग स्टील या फिर स्टेनलेस स्टील का ही ये
बनाया जाता है। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रिंक रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है भाई? श्रिंक रूल कहाँ प्रयोग किया जाता है? श्रिंक रूल से बस एक ही क्वेश्चन आता है, वो यही आता है कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है ना, और कोई क्वेश्चन आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है पैटर्न मेकर में। किसके लिए भाई? श्रिंक रूल जो होता है ये कहाँ किया जाता है भाई? पैटर्न मेकर में। इससे यही क्वेश्चन ही बनता है, इसको रट लो। ठीक है, कहाँ पे किया जाता है? पैटर्न मेकर में। चलो आगे बात करते हैं, टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला कौन सा रूल है? टेढ़ी मेढ़ी जो सतह होती है ना, उनको जांचने के लिए हम लोग कौन सा रूल प्रयोग करेंगे? इस पे जल्दी से बता दो। ऐसी रूल ढूंढो जो क्या हो भाई? जो क्या हो? लचीली हो। स्केल तो यहाँ पे होना नहीं है क्योंकि ये रूल ही नहीं है। ठीक है, स्टील रूल ही नहीं है, स्केल होना नहीं है। स्टील टेप, स्टील टेप आप जानते हो, जो आपके घरों में जनरली आप यूज़ करते हो ना, एक गोल से बॉक्स में क्या रहता है? फोल्ड रहता है, उसको आप जितना खींचते हो बाहर निकलता है। तो भाई वही जो है स्टील टेप का ही हम लोग यहाँ पे प्रयोग करते हैं। किसके लिए? जो टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए। ठीक है, स्टील टेप क्या होता है भाई? स्टील टेप जो होता है ये क्या होता है? लचीला होता है। बात समझ गए? कैसा होता है? लचीला होता है। ठीक है भाई, कैसा होता है स्टील टेप? स्टील टेप जो होता है लचीला होता है। और रही बात इसकी, तो ये क्या करता है भाई? टेढ़े मेढ़े जॉबों को, जो भी गोल जॉब है वहाँ पे भी आप इसको घुमा के लपेट सकते हो। ठीक है, लचीला होने के कारण। चलो आगे बात करते हैं, डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? अब बता दो भाई। डिवाइडर है ना, डिवाइडर से क्या है? अभी आपकी एक हम लोग क्या है, अभी जो नेक्स्ट क्लास हम लोग थ्योरी की लाने वाले हैं वो डिवाइडर और कैलिपर की ही आने वाली है ना। उसको पढ़ने के बाद यहाँ जितने भी डिवाइडर कैलिपर के क्वेश्चन है आप उसको दोबारा से करिएगा, आप तुरंत पढ़ने के बाद कर पाओगे, है ना। वहाँ पे हम लोग सिर्फ कैलिपर और डिवाइडर की ही बात करेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है? डिवाइडर निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? वृत्तों को खींचने के लिए, या फिर चापों को खींचने के लिए, या फिर दूरियों को ट्रांसफरिंग और स्टेपिंग करना, बताओ, या फिर उपरोक्त सभी। देखो हमारा क्या बात कर रहा है? डिवाइडर। डिवाइडर होता क्या है भाई? इस तरीके से बना हुआ होता है ना। ये हमारा इस तरीके से एक डिवाइडर मान लो कि बना होता है, ये नुकीला होता है। तो इससे आप क्या कर सकते हो? वृत्त भी खींच करते हो। कैसे खींच सकते हो? अगर हमें 5 mm का वृत्त खींचना है तो इसके बीच की दूरी आप क्या करोगे? 5 mm ले लोगे और इसको फिक्स कर दोगे एक जगह पे, है ना। क्या करोगे? एक जगह पे फिक्स करके इस वाले को घुमा दोगे तो ये क्या बना देगा? एक वृत्त बना देगा। क्या बना देगा? वृत्त भी बना देगा। जैसे आपने गोला प्रकार देखा होगा, वो सेम वही चीज़ होता है, बस इसमें पेंसिल नहीं लगा सकते हैं। इसका जो हाई कार्बन स्टील का बना होता है तो पॉइंट जो होता है वो कैसा होता है? हार्ड व टेम्पर, जिसे क्या करता है? लोहे में दाग आराम से बना देता है। उसके बाद आप पंच की सहायता से आप उसको स्थायी कर लेते हो। ठीक है, तो आप इससे क्या कर सकते हो? वृत्त भी खींच सकते हो। उसके बाद आप चाप भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा दूरियों को ट्रांसफरिंग, यानी कहने का मतलब क्या है कि भाई ये दूरी है, अब हमें क्या करना? हम स्केल से नाप के भी लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि 5 mm ये है, अब हमसे बोला गया 5 mm का निशान यहाँ भी लगाओ, तो आप सीधे से कर सकते हो कि भाई डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पे रखा आपने, एक पॉइंट यहाँ पे रखा, और वही सेम दूरी उठा के आपने यहाँ पे रख दी। तो भाई बोला आपने इतना दूरी हमारा आ रहा है, बाकी ये बेकार है तो इसको हटा दो। तो क्या है? दूरी को भी ट्रांसफर करने के लिए डिवाइडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझ गए? डिवाइडर का प्रयोग दो दूरियों को बांटने के लिए, वृत्त खींचने के लिए, चाप खींचने के लिए, है ना, लाइन खींचने के लिए, इनके लिए भी यहाँ पे किया जाता है। तो क्या हो गया भाई? ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी नंबर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। स्क्राइबर से निर्मित होता है। स्क्राइबर किससे बना होता है भाई? स्क्राइबर किससे बना होता है बता दो। स्क्राइबर देखो यहाँ पे एक चीज आप याद रखना, जितना भी कटिंग टूल्स होता है, क्या होता है कि जो भी हमारे पास कटिंग टूल्स होता है, ठीक है, एक चीज आप नोट कर लेना, क्या होता है? जो भी कटिंग टूल्स होता है ये किसका बना होता है भाई? ये हमेशा बना होता है हाई कार्बन स्टील का। किसका? हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो स्क्राइबर, स्क्राइबर क्या होता है भाई? मार्किंग टूल ही होता है जो कि हाई कार्बन स्टील का, यानी उच्च कार्बन स्टील का बना होता है। समझ रहे हो ना? जो कि हमारे पास यहाँ पे 11वां नंबर है। ठीक है, और ये किस काम पे आता है भाई? हाई कार्बन स्टील का बना होता है। और ये जो इसका काम होता है ना, ये क्या करता है? धातु की सतह पर लाइन खींचने के काम आता है। किसके काम आता है भाई? धातु की सतह पर
लाइन खींचने के काम आता है। क्या करने के काम आता है? लाइन खींचने के काम आता है। धातु की सतह पर लाइन खींचने के काम आता है। समझ गए ना? ठीक है। स्क्राइबर जो आप देखते हो ना, बेंड स्क्राइबर, स्ट्रेट स्क्राइबर, एडजस्टेबल स्क्राइबर, ये हमारे 3 तरह के होते हैं, है ना। तो इनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे आराम से थ्योरी वाली क्लास में, लेकिन यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू बात कर रहे हैं, एमसीक्यू की बात करेंगे। ठीक है, चलो आगे से हम लोग कैसा करेंगे कि जो हम लोग एमसीक्यू पढ़ेंगे पहले क्लास, उसका वीडियो डालेंगे, सभी लोग उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसी टॉपिक के एमसीक्यू भी डालेंगे, है ना। तो क्या होगा, क्वेश्चन आपके 1 महीने में हम लोग कवर करेंगे कि भाई सारे टॉपिक कवर कर लें, है ना। 2-2 क्लास, 3-3 क्लास, जैसे भी होगा कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो स्क्राइबर किससे निर्मित होता है? उच्च कार्बन स्टील या हाई कार्बन स्टील। ठीक है, इन क्वेश्चन को भाई हल्के पे मत लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इनका पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ जाइएगा, और पीडीएफ अगर आप नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं, पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ ले सकते हैं। चलो, काटने के लिए पाइप की लंबाई को सूचित या चिन्हित करने हेतु उपयोग किया जाता है। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक भाई ये हमारे पास पाइप है। अब इस पाइप को कहीं से काटना है, मानो हमें क्या करना है, इस पाइप को कहीं से काटना है, तो निशान किससे लगाएंगे? ऑप्शन देखो, हथौड़ा से लगाओगे क्या? नहीं लगाओगे ना, हथौड़ा से क्या ठोकोगे, एक गोल निशान बन जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, पिचक जाएगा। स्क्राइबर से लगाओगे क्या? नहीं, स्क्राइबर से कैसे लगाओगे, है ना। उसके बाद स्क्रू नहीं, स्क्राइबर जो है, स्क्राइबर से आप लगाओगे, है ना। अभी हमने जो पीछे पढ़ा स्क्राइबर, ये क्या करता है, धातुओं की सतह पर लाइन खींचने के ही काम आता है। तो पाइप की कोई ना कोई सतह होगी, वो भले प्लास्टिक हो या लोहे का हो, हाँ इससे आप खींच सकते हो। स्क्रू से आप खींच सकते हो क्या? स्क्रू का भी मार्किंग टूल है? नहीं है। आपका नेल्स से, जो आपका नाइल है, नाखून है, उसे खींच सकते हो क्या? नहीं ना। तो आपके काम क्या आएगा, स्क्राइबर ही काम आएगा, जो धातु की सतह पर खींचने के काम आता है। चलो, स्क्राइबर का उपयोग कहाँ किया जाता है, अब बता दो। अभी स्क्राइबर की ही बात हो रही, तो चलो बता दो। सीधी सी बात है, आप सभी को समझ में आ गया, लाइन खींचने के काम यानी कि चिन्हन करने के काम में। मापन है नहीं उसमें, कोई भी वो मापन कर नहीं सकता, सिंपल सा पेन के तरीके होता है स्क्राइबर। आगे का पॉइंट जो होता है हार्ड एवं टेम्पर किया गया रहता है, जिसकी वजह से वो निशान बनाता है। थपकना नहीं कर सकता, प्रवेदन नहीं कर सकता है, बात समझ रहे हो ना। केवल वो चिन्ह के लिए प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र, अब बता दो। बाहरी व्यास बनाने के लिए, बाहरी व्यास कैसे बनाओगे? जैसे कि आपके पास क्या होता है, एक पाइप ही ले लेते हैं या गोला ले लेते हैं। जैसे ये गोला है, ये पाइप का अंदर का हिस्सा है। बाहरी, ये जो यहाँ नापोगे, ये अंदर का हिस्सा होता है, समझ रहे हो ना। अगर इसी को आप बाहर से नापोगे, ये क्या होता है, बाहरी व्यास होता है, समझ रहे हो ना। जो थिकनेस है, ये अंदर का हिस्सा हो गया, ये बाहर का हिस्सा। तो बाहरी व्यास बनाने के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या होगा भाई? स्क्राइबर होगा क्या? स्क्राइबर से तो भाई कतई नहीं बना सकते, वो व्यास का बनाएगा। उसमें बस एक पेन की तरीके होता है कि आप गोला बना सकते हो उसे, नहीं बनाने को बना लोगे, लेकिन एग्जैक्ट गोल नहीं बना पाओगे। उसके बाद आउटसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर से क्या करोगे? देखो, आउटसाइड माइक्रोमीटर कुछ लोग इसको टिक कर देंगे। क्यों कर देंगे? वो लोग पढ़ेंगे क्या कि भाई बाहरी व्यास मापने के लिए, है ना, वो जल्दबाजी में क्या पढ़ेंगे, बाहरी व्यास मापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है, तो आउटसाइड माइक्रोमीटर। सिंपल सी बात है, आउटसाइड माइक्रोमीटर क्या करता है, वो बाहर से नापता है। इसको इधर से पकड़ेगा, इसको इधर से पकड़ेगा, बाहरी व्यास नाप देगा, है ना। इस तरीके से माइक्रोमीटर लगा के आप क्या करोगे, बाहरी व्यास तो इसका नाप दोगे। लेकिन दिक्कत क्या हो जाएगी आपके लिए? दिक्कत ये हो जाएगी भाई साहब कि आपको क्या है, बनाने के लिए बोला है, मापने के लिए नहीं बोला है। तो ट्राई स्क्वायर तो बिल्कुल ही बेकार है, ये किसी काम का है नहीं। सबसे पहले क्या करो, जो बेकार ऑप्शन है उनको हटा दो, जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं है। स्क्राइबर से नहीं है, ट्राई स्क्वायर से नहीं, हटा दिया। रहा ये आउटसाइड माइक्रोमीटर, ये मापने के काम आएगा, बनाने के शब्द छोड़ो, तो ये भी हट गया आपका। क्या हुआ, ये भी हट गया, बचा आपके पास डिवाइडर, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्या है, किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है भाई? चलो बता दो, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा भाई खुरचने के लिए? बता दो जल्दी से, खुरचने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा भाई? वर्नियर कैलिपर का प्रयोग किया जाएगा खुरचने के लिए। बोलो, खुरच आप किससे सकते हो, वो भी कैसी कैसी लाइनें खुरचनी है भाई? समांतर, ये याद रखना, समांतर लाइनें किससे खींच सकते हो? वर्नियर कैलिपर से खींच सकते हो? नहीं, ठीक है, इससे नहीं कर सकते हो, क्योंकि वर्नियर कैलिपर क्या करता है,
वो जॉब की मोटाई या फिर गहराई और चौड़ाई मापने के काम आता है। ठीक है, डिवाइडर से क्या कर सकते हो, समांतर रेखा खींच सकते हो, नहीं इससे नहीं खींच सकते हो, इससे भी नहीं कर सकते हो कुछ। ये क्या है, हेमाफ्रोडाइट, यानी इसको हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बोलते हैं आप, इससे कर सकते हो क्या, हाँ इससे आप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि इसकी जो एक टांग तो भाई नुकीली होती है ये, लेकिन एक टांग क्या होती है इस तरीके से टेढ़ी होती है, कुछ 45 डिग्री पर क्या होती है, टेढ़ी होती है। उससे आप क्या करते हो कि जॉब में आप उसको फंसा सकते हो। ये टेढ़ी वाली टांग क्या है कि जैसे ये आपका जॉब है तो इधर आप 45 डिग्री वाली टांग को फंसा सकते हो इस तरीके से, और बाकी क्या है यहाँ पे नुकीले वाला हिस्से से इस तरीके से लाइनिंग आप खींच सकते हो। समझ रहे हो ना, समांतर लाइन कैसे, जॉब के किनारा, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने यहाँ पे ये जॉब बनाया, अब क्या किया आपने, इस जॉब को बिल्कुल समतल कर लिया, इसी जो किनारा है ना, इस किनारे को आपने समतल कर लिया, और इसी के समांतर आपको अगर यहाँ से लाइन खींचनी है तो आप किसका प्रयोग करोगे भाई, जैनी कैलिपर का प्रयोग करोगे, और इसी हर्माफ्रोडाइट कैलिपर का ही दूसरा नाम जैनी कैलिपर होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं जैनी कैलिपर। क्या बोलते हैं, जैनी कैलिपर बोलते हैं। इसी को ही हर्माफ्रोडाइट कैलिपर या फिर इसी को ही ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं ऑड लेग कैलिपर। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑड लेग कैलिपर भी इसी को हम लोग बोलते हैं। समझ रहे हो ना, इसी को ऑड लेग कैलिपर भी बोलते हैं। ये तो किसी काम का ही नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, जो किसके काम आता है, समांतर लाइन खींचने के काम। इसकी एक टांग जो होती है वो कितने पे मुड़ी होती है, 45 डिग्री एंगल पे मुड़ी होती है, जो इसकी एक टांग होती है टेढ़ी वाली, उसी को फंसा के क्या करते हैं हम, लाइन खींचते हैं। समझ रहे हो, चलो आगे बात करते हैं। सीधी रेखा या वक्राकार को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं भाई, बराबर विभाजित करने के लिए। सीधी, अगर किसी भी चीज को दो बराबर भागों में, जैसे कि आपने ये लाइन खींची है, इसको दो बराबर भागों में बांटना, आप किसका प्रयोग करोगे, आप प्रयोग करोगे भाई आंख बंद करके डिवाइडर का। डिवाइडर सीधी सी बात है, डिवाइड करने वाला यंत्र है, बांटने वाला यंत्र है, तो कोई शक ही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, डिवाइडर। अब बताओ भाई डिवाइडर जो है यहाँ पे किसका बना होता है। ठीक है, 17वां नंबर क्या है, डिवाइडर या फिर यहाँ पे क्या होगा, खुरचने का औजार बना होता है ना। इसको हटा देना, एक काम करो इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है चेंज कर लो। यहाँ पे आपको करना क्या है, खुरचने का औजार किसका बना होता है, क्या करना है भाई, खुरचने वाला है ना, खुरचने का औजार बना होता है, किसका बना होता है भाई, खुरचने का औजार। चलो अब बता दो खुरचने का औजार किसका बना होता है, जल्दी से बता दो। ठीक है, खुरचने का औजार किसका बना होता है भाई, उच्च कार्बन स्टील या नरम या स्टेनलेस या कच्चा। देखो सीधी सी बात, नरम इस्पात से आप कोई चीज खुरच नहीं पाओगे, स्टेनलेस से खुरच नहीं पाओगे, कच्चा लोहा से खुरच नहीं पाओगे। बचा क्या आपके पास, हाई कार्बन स्टील। तो उच्च कार्बन स्टील से ही आप क्या कर सकते हो, खुरच सकते हो, क्योंकि इसे क्या किया जाता है, हार्ड व टेम्पर होता है। ठीक है, हार्ड व टेम्पर किया गया होता है। कैसा होता है, हार्ड व टेम्पर किया गया होता है, जो इसका आगे का पॉइंट होता है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है, समझ गए। खुरचने के लिए और कटिंग टूल्स हमेशा जो लोहे पे दाग बना सकता है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील का ही बना होता है। चलो, भीतरी कैलिपर का अल्पतमांक। अब बता दो भाई कैलिपर का अल्पतमांक क्या होगा। यार वही जो स्केल का होता है वही इसका भी होता है, 0.5 mm। ये इतना बंद हो जाता है कि 1 mm से भी कम, 0.5 mm तक ये क्या कर सकता है, इसका अल्पतमांक मतलब जानते हो, लीस्ट काउंट है ना, छोटा से छोटा। जैसे इस पेन के द्वारा है ना कितनी छोटी लिखी जा सकती है। देखो जैसे अभी ये इतना लिख रहा है ना, अभी इसका साइज अगर बिल्कुल छोटा कर दिया जाए तो ये कितना लिखेगा, इतना पतला लिखेगा। अब इससे ज़्यादा पतला ये नहीं लिख पाएगा, है ना। अब आप इसको कैसे छोटा करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा कि भाई इसको आप नापोगे, बोलोगे कि यार ये तो हमारी 5 mm की है। क्या बोलोगे आप सीधे से बोल दोगे कि ये लाइन हमारी 5 mm की है, लेकिन ये तो यार हमारी 0.5 mm की है ना। तो वही चीज़ होता है कि भाई भीतरी कैलिपर यानी कैलिपर से हम कितना कम से कम छोटा से छोटा माप सकते हैं, तो आप इससे 0.5 mm तक माप सकते हो, उसके आगे नहीं माप सकते हो। समझ गए भाई। चलो
आगे बात कर लेते हैं, एक जैनी कैलिपर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जैनी कैलिपर वही टेढ़ा वाला जो था, जो 45 डिग्री पे क्या था, मुड़ा हुआ था, 45 डिग्री एंगल पे जो क्या था, मुड़ा हुआ था, उसी की बात है यहाँ पे की जा रही है। तो देखो जैनी कैलिपर किनारे से विशेष दूरी पर रेखा खींचने के लिए या फिर अंदरूनी खांचों के व्यास की जांच करने के लिए। भाई वो व्यास की जांच तो नहीं करेगा बिल्कुल, ठीक है। बाह्य व्यास के केंद्रीकरण की जांच करने के लिए ये भी बिल्कुल नहीं करेगा। टेपर के कोण की जांच करने के लिए भाई वो करेगा ही नहीं। पहला ऑप्शन सही होगा आपके पास कि किनारे से, जैसे आपको वहां पे बताया गया था ना अभी आगे क्वेश्चन पे, ऐसे ये इस एक एज को आपको समतल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे आपके पास बड़ा जॉब है, आप उसको चारों तरफ से समतल नहीं करना चाहते हो, तो आपसे क्या बोला जाएगा, भाई इसको इधर से आप बराबर कर लो, है ना। इस वाले भाग को आप क्या कर लो, इसको आप बिल्कुल चिकना कर लो, बिल्कुल समतल कर लो, और यहीं पे आप जैनी कैलिपर का 45 डिग्री वाला टांग फंसा दो ऐसे, और ये नुकीला भाग यहाँ कर लो और आराम से मार्किंग कर लो। क्या कर लो, आराम से मार्किंग कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए होता है कि भाई जैनी कैलिपर की मदद से आप पूरा जॉब बराबर ना करके एक साइड को बराबर करके आप मार्किंग जो है कर सकते हो, है ना, लाइनें वहां से आप खींच सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, किनारे से विशेष दूरी पर, यानी कि साइड से, एक साइड से किसी कितने दूरी पर, जैसे यहाँ पे खींचना है तो आप यहाँ पे ऐसे टांग फंसा दोगे, एक जो होती है उसकी ऐसे, और दूसरे को यहाँ रख के आप ऐसे लाइन खींच दोगे, समझ गए। तो किसी विशेष, है ना, किनारे से किसी विशेष दूरी पर करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। चलो आगे, जैनी कैलिपर को और क्या कहा जाता है, आउटसाइड कैलिपर या इनसाइड कैलिपर या विषमभुज कैलिपर, क्या कहा जाता है भाई, क्या बोलेंगे जैनी कैलिपर को। तो भाई सीधे से यहाँ पे क्या हो जाएगा, विषमभुज कैलिपर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी भुजा समान नहीं होती है, समझ रहे हो ना, एक लंबी होती है, एक 45 डिग्री वाली छोटी होती है इससे, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विषमभुज कैलिपर बोलेंगे, ठीक है। आउटसाइड कैलिपर तो अलग हो गया, इनसाइड कैलिपर अलग हो गया, बचा हमारे पास विषमभुज कैलिपर, ये हो जाएगा सही यहाँ पे, ठीक है। समझ गए ना भाई, क्या हो जाएगा, विषमभुज कैलिपर इसे कहा जाएगा। चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 21 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मापन उपकरण नहीं है। चलो बता दो, मापन उपकरण इसमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे भाई क्या नहीं है मापन उपकरण, जल्दी से बता दो भाई सभी लोग, ठीक है। चलो बता दो। देखो आप क्या है, सीधे से आपको समझ में आएगा, इस्पात छड़ यानी जो स्टील रूल है, इससे आप मार्किंग करते हो, माप सकते हो ना, मेजर कर सकते हो 1 mm 2 mm, माइक्रोमीटर से भी आप मापते हो, क्या करते हो। लेकिन वो अब माइक्रोमीटर क्या होता है भाई, प्रत्यक्ष मापी होता है, क्योंकि उसमें खुद मार्किंग बनी हुई होती है ना, स्केल उस पर बना हुआ होता है। वर्नियर कैलिपर भी डायरेक्ट मेजर टूल होता है, क्योंकि इस पर भी क्या होता है, मार्किंग होती है, इस पर भी मेन स्केल और वर्नियर स्केल बनी होती है, ठीक है। इसका भी लिस्ट काउंट, अगर वर्नियर कैलिपर का आपसे लिस्ट काउंट पूछा जाएगा क्या करोगे, है ना। सभी लोग जो है वीडियो के कमेंट में, ठीक है, जिनको भी पता है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है वो जरूर बताएंगे कमेंट पे, ठीक है, ठीक है, और कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। चलो तो ये क्या हो गया, ये तो भाई क्या हो गए, ये तो मापन उपकरण है, लेकिन पूछा है मापन उपकरण कौन सा नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है भाई, जो हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं जैनी कैलिपर, क्या बोलते हैं भाई, जिसे हम लोग बोलते हैं जैनी कैलिपर। तो भाई ये जो जैनी कैलिपर होता है ना, ये तो किसी भी तरह का मापन टूल्स नहीं है, तो मार्किंग टूल्स है, क्या है, मार्किंग करने वाला है, ठीक है, समझ गए। इसका लिस्ट काउंट सभी लोग बताएंगे। चलो आगे, निम्न में से किसका प्रयोग किसी भाग के सिरे के समांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं। अभी बताया गया, बिल्कुल हर्माफ्रोडाइट कैलिपर बताया गया ना अभी, समांतर सिरे, यहाँ पे बोला ना, किसी भाग के सिरे के समांतर, किसी एक भाग के सिरे, ये भाग है, इसके किसी भी एक सिरे को पकड़ लो, इसको पकड़ लो, या इसको ले लो, या इसको ले लो, या इसको ले लो, किसी को भी लेके आप समांतर लाइनें खींच सकते हो। बात समझ गए भाई। तो क्या हो जाएगा, जैनी कैलिपर हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर हो जाएगा 22वें नंबर का आंसर, समझ रहे हो ना। चलो ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ से। यहाँ से क्या है, अंतःमापी कैलिपर का प्रयोग। जो अंतःमापी कैलिपर होगा उसका किसके लिए किया जाएगा। अंतःमापी कैलिपर, कैलिपर जानते हो ना, दो तरह के होता है, एक आउटसाइड कैलिपर होता है ना, कुछ देखो सीधे से नीचे का भाग बनाते हैं भाई, एक आउटसाइड कैलिपर कुछ इस तरीके से आप देखते हो, ये बाहरी माप लेता है, इसका पॉइंट अंदर की तरफ मुड़ा होता है, जान रहे हो। यहाँ से पूछा क्या है आपसे, अंतःमापी कैलिपर।
जो अंदर की तरफ मापेगा उसकी टांगे इस तरफ मुड़ी होंगी। क्यों? क्योंकि जैसे आपसे बोला कि भाई ये हमने एक स्लॉट बनाया, एक हमने खांचा बनाया, इसके अंदर की दूरी नापो। आप किससे नापोगे? आप इससे नापोगे ना कि आप इससे नापने चले जाओगे इस वाले कैलिपर से, इससे नहीं नापोगे ना, क्योंकि इससे तो ये बाहर पकड़ेगा, ये करेगा अंदर का काम इस तरीके से, है ना, ये अंदर का काम करेगा, इससे आप नापोगे इन साइड से। ठीक है, अब बात समझना क्या बोला है। अंतःमापी करने के लिए क्या करोगे? गगनचुंबी भवनों की ऊंचाई माप सकते हो, बिल्कुल हटा दो, नहीं माप सकते। छिद्र का व्यास, हाँ यार कोई हमारे पास छिद्र है, इसका व्यास माप सकते हो? हाँ, इससे हम लोग माप सकते हैं, ये वाले इनसाइड कैलिपर से हम बिल्कुल माप सकते हैं। अगर इसके बाद बोले कीवे का व्यास, कोई भी कीवे हो उसका व्यास आप माप सकते हो, क्योंकि ये इनसाइड मापेगा। तो ये यार ये तो दोनों ऑप्शन सही है ना। फिर आप क्या देखोगे, आप आगे बढ़ोगे तो छिद्र और कीवे दोनों का व्यास दे दिया इसने, तो भाई आप तुरंत लगा दोगे भाई डी नंबर सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा कि क्या हो रहा था भाई, हमने यहाँ से देखा कि हमारे पास ए नंबर भी सही था, बी नंबर भी सही था, तो यहाँ पे एक दोनों का कॉमन दे दिया। भाई ऑप्शन तो एक ही सही होगा ना, कॉमन दे दिया तो आपने इसको मार दिया टिक। अंदर का काम कौन करेगा? इनसाइड कैलिपर नापेगा। चलो, एक स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस प्रकार के कैलिपर का प्रयोग करें? आपने एक स्लॉट बनाया, स्लॉट मतलब खांचा, ठीक है, एक स्लॉट, इसे आप क्या बोलते हो? इसे आप बोलते हो खांचा, ठीक है, खांचा। तो आपके पास कैलिपर बोला है ना, किस कैलिपर का? कैलिपर दो ही होते हैं, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड वाला कैसा होता है भाई? जो इनसाइड वाला होता है वो आपके पास कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, आउटसाइड जो होता है वो आपके पास इस तरीके से बना हुआ होता है। तो आप आउटसाइड का प्रयोग तो कर नहीं सकते हो ना खांचा मापने के लिए। भाई वो खांचा क्या नापेगा यार? खांचा कोई होता है वो तो अंदर होता है ना, बाहर थोड़ी ना होगा खांचा। अंदर वाला नापने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करोगे। तो अगर कहीं पे अगर यहाँ पे दिया है तो लगा दो सी नंबर, आंतरिक कैलिपर, है ना। वो इनसाइड कैलिपर को आंतरिक कैलिपर बोले या अंतर कैलिपर बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। हमें ढूंढना है अंदर वाला कैलिपर। यहाँ बोला आंतरिक कैलिपर, कुछ लोग इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, यार इनसाइड कैलिपर नहीं है ना। तो आपको इनसाइड मतलब अंदर होता है, अंदर से मतलब रखना है, जो भी दिखे उसे लगा दो, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, साधारण कैलिपर के वर्किंग पॉइंट क्या होते हैं बता दो। साधारण कैलिपर बोला है, ठीक है। एक चीज और बता दी जाए भाई, कैलिपर जो बने होते हैं कैलिपर, ठीक है, ये दो तरीके से होता है। कैसे होते हैं आप लिख लेना यहाँ पे। एक होता है माइल्ड स्टील, किसका होता है? एक बना होता है आपका माइल्ड स्टील का, एक बना होता है हाई कार्बन स्टील का, समझ रहे हो। तो जब भी आपसे साधारण कैलिपर बोलेगा तो इनकी हमेशा क्या की जाती है भाई? केस हार्डनिंग की जाती है। क्या की जाता है? केस हार्डनिंग। और इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें हार्ड व टेम्पर किया जाता है, समझ गए। तो आपसे क्या पूछा? साधारण कैलिपर, तो आप क्या लगाओगे? केस हार्डनिंग। जब भी आपसे हाई कार्बन स्टील, है ना, केस हार्डनिंग क्यों की जाती है? क्योंकि ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। किसके भाई? क्योंकि ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं, समझ रहे हो ना। किसके बने होते हैं? क्योंकि ये माइल्ड स्टील के बने होते हैं। बात समझ गए भाई, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। ये कैलिपर हो गया, माइल्ड स्टील हो गया, बात खत्म। अब बात करते हैं आगे, ये समझ जाना, हाई कार्बन स्टील तो हार्ड व टेम्पर, माइल्ड स्टील तो केस हार्डनिंग। चलो बाहरी माप को अप्रत्यक्ष रूप से मापने हेतु क्या करेंगे? देखो बिल्कुल घुमा के बोला है, आपको फंसना नहीं है, बिल्कुल नहीं फंसना है। देखो आपको क्वेश्चन कैसे पढ़ना है यार, बाहरी माप, बाहरी माप बोला ना, उसके साथ क्या लगाया इसने? अप्रत्यक्ष रूप से। अब स्केल का काम यानी रूल का काम तो खत्म, क्योंकि अप्रत्यक्ष बोला है तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा अप्रत्यक्ष। लेकिन जो जैनी कैलिपर है, अब बता दो, जैनी कैलिपर है क्या वो माप ले सकता है? नहीं ना, वो मार्किंग टूल है। माइक्रोमीटर, ये तो भाई डायरेक्ट मेजर करता है, प्रत्यक्ष हो गया, ये होगा नहीं। आपके पास बचता क्या? इनसाइड बचता है। क्या इनसाइड कैलिपर लगाओगे? बाहरी माप मापनी, क्या इनसाइड लगाओगे? नहीं ना। आपसे आउटसाइड कैलिपर दिया है ना, आपको आउटसाइड लगाओगे। क्यों? क्योंकि आउटसाइड बोला है, बाहरी माप बोला है, उसके साथ साथ अप्रत्यक्ष भी बोला है। माइक्रोमीटर कतई नहीं हो सकता, है ना। क्यों? क्योंकि ये तो डायरेक्ट मेजर करता है, प्रत्यक्ष है भाई। जैनी कैलिपर तो मार्किंग टूल्स है, ये मेजर कर मेजरिंग टूल कब से हो जाएगा भाई? नापने वाला टूल्स कब से हो जाएगा? चलो आगे, आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष मापने हेतु
कौन सा, अब देखो अभी क्या बोला था यहाँ पे, सीधे से बोला था बाहरी माप को अप्रत्यक्ष, अब बोल दिया आंतरिक माप को अप्रत्यक्ष, तो इनसाइड कैलिपर। ठीक है, ऑप्शन भी नहीं बदले इसने, वही दे दिए हैं। और ये क्वेश्चन अपने से बनाए हुए नहीं है भाई, ये एमसीक्यू वाली बुक से उठाए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे। कौन से कैलिपर को रिवेट एवं वाशर द्वारा जोड़ा जाता है? देखो दो तरह के कैलिपर होते हैं, कैलिपर और डिवाइडर दोनों में दो होते हैं। एक होता है हमारे पास फर्म जॉइंट, क्या होता है, एक होता है हमारे पास फर्म जॉइंट, एक होता है हमारे पास स्प्रिंग जॉइंट। क्या होता है भाई, एक होता है स्प्रिंग जॉइंट। ये डिवाइडर में भी होता है, कैलिपर में भी होता है ना। लेकिन कैलिपर में क्या होता है, दो और टाइप बढ़ जाते हैं, इनसाइड आउटसाइड और जेनी कैलिपर, जबकि डिवाइडर में सिर्फ फर्म जॉइंट और स्प्रिंग जॉइंट ही रहता है, उसमें आंतरिक बाहरी कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो तो फर्म जॉइंट में क्या होता है भाई, इनको तो रिवेट के माध्यम से जोड़ा जाता है, रिवेट व वाशर, इनको जोड़ा किसके भाई, रिवेट एवं वाशर के माध्यम से, इनको जोड़ा जाता है स्प्रिंग के माध्यम से, बस कुछ नहीं। आप समझ गए, आप रिवेट व उससे किसको जोड़ा जाएगा, फर्म जॉइंट को जोड़ा जाएगा, लो बात खत्म। ठीक है, ऐसे थ्योरी जब तक नहीं पढ़ोगे भाई मजा नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा। थ्योरी पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन करो। कौन सी औजार द्वारा एक गोल छड़ के सिरे पर लाइन खींचा जा सकता है? लो अब इस क्वेश्चन को आधे लोग घूमते रहेंगे, है ना, तो भाई थ्योरी भी पढ़ो, है ना, हम लोग टॉपिक वाइज थ्योरी की क्लास लेके आ रहे हैं, तो आप उसको भी करो, पढ़ो वहाँ से। ठीक है, जो लोग नहीं पढ़ रहे पढ़ो, 1 महीने का टाइम है, लास्ट अगस्त में हो सकता है एग्जाम। ठीक है, चलो तो देखो वर्नियर हाइट गेज या फिर आपके पास जेनी कैलिपर, बता दो क्या कर सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, दोनों काम कर सकते हो। आपसे क्या पूछा है, गोल छड़ पे, गोल छड़ कहने का मतलब समझ रहे हो ना, ये गोल छड़ समझ रहे हो ना, गोल छड़ ऐसे ही होगी ना। इस पे कैसे मार्किंग करोगे, आप वर्नियर हाइट गेज से भी कर सकते हो। क्यों, वर्नियर हाइट गेज मतलब क्या होता है, ऊंचाई पे ऐसे खड़ा होता है ना, उस पे एक स्क्राइबर चलता है नुकीला सा जो मार्किंग करता है, तो आप इसको एंगल प्लेट के माध्यम से क्या करते हो, खड़ा करते हो, है ना। अब सारी चीजें तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन रफली आपको बता दिया जा रहा है। आप हाइट गेज को क्या करते हो, खड़ा करते हो, उसके बाद ये जो गोल जॉब होता है इसको मार्किंग टेबल पे सपोर्ट करते हो, है ना। उसके बाद क्या करते हो, इस स्क्राइबर को सेट कर लेते हो। जैसे हमें 5 mm करना है तो ये 5 mm यहाँ पे स्केल बनी होती है। ठीक है, यहाँ पे ये स्केल बनी होती है भाई, यहाँ पे आप सेट कर लेते हो, उसके बाद मार्किंग कर लेते हो भाई, 5 mm हो गया हमारा। या तो फिर जेनी कैलिपर, जेनी कैलिपर से भी आप मार्किंग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो भाई, वो तो 45 डिग्री उसकी टेढ़ी टांग का कमाल आप देख ही सकते हो, है ना। वो टेढ़ी टांग का कमाल दिखाएगा, इधर से फंसाएगा, इधर से मार देगा, बात खत्म, है ना। तो वो तो आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो तो वो तो जेनी कैलिपर, यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए व बी दोनों सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए व बी दोनों ऑप्शन आपके यहाँ से सही हो जाएंगे भाई 29 नंबर पे। ठीक है, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो ये 29 क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है, 30 क्वेश्चन भी नहीं हुए, 29 हुए और ये क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए। डिवाइडर, रूल और कैलिपर, इसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप यहाँ से जज कर सकते हो। इन क्वेश्चन को भी अगर तैयार कर लोगे ना, आपका बहुत काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना भाई। तो चलिए आज की क्लास में भाई इतना ही। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे तो क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा भाई। ठीक है, और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहां से आप जुड़ जाना भाई। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज की क्लास में इतना ही। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।